हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, यानी किस तरीके से ब्रिटिश ने अपने आप को इंडिया के अंदर एक्सपैंड किया था, उनकी एक्सपेंशन पॉलिसीज क्या थी। जैसे कि हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखा है ना, कि किस तरीके से वो लोग नई नई पॉलिसीज लेकर आ रहे थे और इन पॉलिसीज के हिसाब से यहाँ पर पूर्ण तरीके से हिंदुस्तान पर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कई सारी पॉलिसीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जैसे कि रिंग फेंस पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो इस तरीके की पॉलिसीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में और रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था। अब देखिए, हमें थोड़ा सा ना यहाँ पर पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब तक कवर कर चुके थे आपके सिख तक की जो भूमि थी, जो जगह थी, उसको आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले चुकी थी। ठीक है, तो वो करीब आपका 1850 का समय आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं 1757 की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस टाइम पर हमें यहाँ पर देखना होगा मैप। तो देखिए, यहाँ पर मैप देख लेते हैं हम एक बारी। देखिए, यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो बंगाल वाला एरिया है, 1757 की बात करी जा रही है। जिस टाइम पर अगर देखा जाए तो इंडिया में जो बंगाल का रेवेन्यू है वो किसके हाथ में आ गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। आपके प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो बंगाल में आपका बिहार और अच्छा खासा ये जो प्रोविंस है वो आ रहा है, और पूर्ण तरीके से जो आपका बंगाल का प्रोविंस है वो इनके हाथ में चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ का रेवेन्यू संभाल रही थी। ठीक है, यहाँ का रेवेन्यू संभाल रही थी। इसके बाद 1764 में आप देखोगे, 1764 में क्या होगा? यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और 1765 में होगी आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से यहाँ पर सारी कहानी में चेंज आएगा, क्योंकि बंगाल प्रोविंस पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जा चुका था। और 1772 की अगर हम बात करें, तब तक बंगाल की हालत बहुत खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। याद है सब लोगों को? लास्ट की क्लासेस को याद रखो। ठीक है, और जिसने नहीं देखी है वो एक बार जरूर देखे। डुअल सिस्टम आ गया, तो इस डुअल सिस्टम की वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो बंगाल है उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। करीब 2-3 साल तो यहाँ पर फेमाइन चली थी, अकाल पड़ गया था, बारिश हुई नहीं थी, किसान जो थे वो यहाँ पर बेचारे भुखमरी से मर रहे थे, और करीब 1/3 पॉपुलेशन जो थी हमारे बंगाल की वो खत्म हो गई थी। सोचिए, कोई इतनी बड़ी महामारी या बीमारी होती है तब जाके ऐसी सिचुएशन हो, और यहाँ पर एक अकाल पड़ने की वजह से इतनी पॉपुलेशन जो थी वो खत्म हो गई थी। तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर थी। अभी इसी टाइम पर हम लोग बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स की, क्योंकि इसी टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, ठीक है, उनका आगमन होता है एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, अगर हम यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ इंडिया में पहली बार नहीं आए थे। ये यहाँ पर बहुत कम उम्र से रह रहे थे, कर्नाटक में भी रह गए। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में काफी छोटी एज से ये रहे थे कर्नाटक। फिर यहाँ से इनको रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके द्वारा इनको ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बना के नवाब ऑफ बंगाल यानी कि मीर जाफर के कोर्ट में भेज दिया गया था। कब भेजा था? 1798 से लेकर 61 तक। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे इनका जो करियर है वो आगे बढ़ने लगता है, और ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी जो काउंसिल के ये मेंबर बन जाते हैं। ओके, 1761 से लेकर 64 तक। ओके, फिर इनके
झगड़े जो थे वो काउंसिल में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इनकी बात यहाँ पर बन नहीं रही थी, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से इंग्लैंड वापस चले जाते हैं, कहते भैया मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा आप लोगों के साथ। तो 1765 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं वापस, ठीक है। और उसके बाद इंग्लैंड में जाके इनके पैसे हो जाते खत्म, पैसे खत्म हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि भैया कैसे भी करके ये इंडिया वापस चले जाएं, ठीक है, वहां पे कोई नौकरी मिल जाएगी और नौकरी मिलने से इनको यहाँ पर पैसों की तंगी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर इंडिया में ये वापस आ गए। अब इंडिया में ये आए काउंसिल ऑफ मद्रास में, ठीक है, इनको भेजा गया काउंसिल ऑफ मद्रास में 1769 से लेकर 1771 तक ये इस काउंसिल का पार्ट रहे। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 1771 तक का यहाँ पर पार्ट रहे ये, ऑलराइट। और अगर देखा जाए इसके एंड में इनको यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बनाया गया 1772 में। अच्छा, अब होता क्या है कि इसी टाइम पर ना, जिस समय ये सारी घटना चल रही थी, जिस समय ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, हमारे बंगाल में अकाल पड़ रही थी, उसी टाइम पर अपने इंग्लैंड की बात करते हैं कि इंग्लैंड में क्या हो रहा था उस टाइम पर। देखिए भाई, इंग्लैंड की सिचुएशन बहुत खराब थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, है ना, अभी भी हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना, जिन्होंने यहाँ पर इनको भेजा था आपके वॉरेन हेस्टिंग्स को मीर जाफर के अंतर्गत उनके कोर्ट में भेजा था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बहुत ही अमीर हो गए थे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इनको 24 परगना भी मिल गए थे, तो अच्छी खासी जमींदारी थी, इनके पास पैसा था। और जब ये वापस इंग्लैंड गए, तो जब ये वापस इंग्लैंड गई तो इनसे ज्यादा अमीर आदमी यहाँ कोई नहीं था, ठीक है, अच्छा खासा पैसा कमा के गए थे, मेंबर भी बन गए थे पार्लियामेंट के, है ना, पार्लियामेंट के मेंबर भी बन गए थे। और उसके बाद जो इनके, या हम कह सकते हैं इनसे जलने वाले जो लोग थे या इनकी ऑपोजिशन में जो लोग थे, उन्होंने इनके खिलाफ यहाँ पर इंक्वायरी की बात करी कि भैया देखो ये ना बहुत करप्शन करके हिंदुस्तान में तब यहाँ पर इतना सारा पैसा कमा के आए हैं। तो इंक्वायरी यहाँ पर बैठ गई इनके खिलाफ, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। अब इंक्वायरी में यहाँ पर ये सारी चीजें पता चली कि भाई हिंदुस्तान में ये कंपनी जो है वो अच्छा खासा घोटाला कर रही है, अच्छा खासा करप्शन चल रहा है, अपने प्राइवेट काम के लिए ये लोग यहाँ पे न जाने कितना व्यापार करते हैं। और इसी वजह से हिंदुस्तान में अकाल पड़ गया है और डुअल सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने चीजों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को यहाँ पर लाए, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक लगाम लगाई जा सके। अदरवाइज यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी खासी तरीके से आपकी डूब जाती, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ब खुद यहाँ पर पैसों की तंगी में चल रही थी। चलिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 के बारे में अगर हम आगे बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ओके। अब देखिए इसका ना पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। अब एक्ट आने से पहले का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, कौन सी थी? 3 प्रेसिडेंसी। सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी आपकी बॉम्बे, सबसे पहली प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे, उसके बाद मद्रास, और तीसरी यहां पर थी आपकी कैलकाटा। 3 प्रेसिडेंसीज थी, ओके। इंडिया के अंदर जो गवर्नर थे आपके, ठीक है, आपके बेसिकली गवर्नर थे प्लस काउंसिल इन ईच प्रेसिडेंसी वाज आल्सो देयर। और ईस्ट आपकी इंग्लैंड में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो आपके वहां से कंट्रोल किया करते थे, ओके। अब यहाँ पर क्या था, एक्ट से मतलब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन थी जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले। एक तो आपकी 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। फिर हिंदुस्तान के अंदर गवर्नर प्लस आपके जो मतलब गवर्नर जो थे वो काउंसिल में थे, हर एक काउंसिल में, ठीक है, प्रेसिडेंसी थी उनकी। उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड के अंदर आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठा करते थे। जैसे कि आपके किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही इनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। अब एक्ट से क्या यहाँ पर आया, देखिए एक्ट से आने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।
जस्ट अ सेकंड, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर लिया गया वो ये था कि आप कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर ये सोच चुकी थी कि भाई जितना करप्शन हो रहा है, ठीक है, उसको तो यहाँ पर अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा, तो उसको तो रेगुलेट, उसको तो यहाँ पर रेगुलेट करना ही पड़ेगा। ओके, इसके बाद अब इस कंपनी के इतने पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने बोला कि भैया अब आपकी जो ये कंपनी है इसके इतने पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो चुके थे, ठीक है, कि इनके पास अच्छी खासी टेरिटरी भी आ गई थी, क्योंकि ये तो इन्होंने एक्सपेंड किया ही था खुद को। और अब ब्रिटिश राज्य जो था, ब्रिटिश राज्य ने ये चीज को समझा और ईस्ट इंडिया कंपनी की अब एक कंपनी ही नहीं बची थी, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन चुकी थी। और इनके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी थे, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के भी काम थे। तो उसके लिए इस एक्ट को लाना बहुत जरूरी था। सो यहाँ पर नीड क्या थी एक्ट को आने की? सबसे पहली चीज है कि डुअल सिस्टम जो था बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से बंगाल में फेमाइन आ गई थी, उसको खत्म करना बहुत जरूरी था। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि किसान जो थे उनका तो बहुत ही नुकसान हो रहा था, कंपनी का भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था इस टाइम पर। ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी के अंतर्गत कगार पर आ चुकी थी, आप ये सोचिए, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर लोन मांगते 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 भी आपके एक तरीके से बिल्कुल गरीबी की उसमें आ गए थे। तो इनके पास करीब आपका 1.6 मिलियन के अनपेड बिल्स थे। कितने? कंपनी के ऊपर 1.6 मिलियन के अनपेड बिल्स थे। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, इनकी गरीबी होने का ऑब्लिगेशन आपके करीब 9 मिलियन से भी ज्यादा। कंपनी के एसेट जो थे वो थे आपके 5 मिलियन से भी कम। तो 1769 से लेकर 1772 तक कंपनी ने यहाँ पर 5.5 मिलियन जो पैसे थे वो यहाँ पर अब तक बोरो कर चुके थे। ये अब तक ये बोरो कर चुके थे कितने? 5.5 मिलियन। ऑलराइट, और अगर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको इस पर्टिकुलर उससे बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक किताब है, ये किताब देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये विलियम डालरम जो आपके देखिए, इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, बट नाम आप इनका पढ़ सकते हो, मैं इनका सिर्फ फर्स्ट नेम बोलूंगी, विलियम। इनकी एक बुक है तनार्की। इस बुक में अगर आप देखोगे तो उन्होंने मेंशन किया है, इसमें मेंशन किया है इन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कितनी बारी लोन मांगा था। कई बारी लोन मांगा गया। फिर यहाँ पर इंग्लैंड को सोचना पड़ा कि आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है कि इतना लोन मांगना पड़ रहा है। सोचिए, उस टाइम पर 1773 में जो वर्ल्ड की फर्स्ट अग्रेसिव मल्टीनेशनल कोऑपरेशन थी उसको यहाँ पर सिक्योर किया गया, ठीक है, उसको सेव किया गया बाय वन ऑफ द हिस्ट्रीज फर्स्ट मेगा बेलआउट्स। यानी कि यहाँ पर सरकार ने मदद करी इस कंपनी की, और मदद करी किस तरीके से? फाइनेंशियल तौर पे, क्योंकि इस कंपनी को रेगुलेट उस टाइम पर करना बड़ा ही ज्यादा जरूरी था। तो बेलआउट्स क्या है कि यहाँ पर जो कंपनी, जो डूबती हुई कंपनी है उसको यहाँ पर बचाया गया था इनकी सरकार द्वारा। ऑलराइट, इनकी सरकार द्वारा इस कंपनी को यहाँ पर बचाया गया था। चलिए, तो इस एक्ट के प्रोविजंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोविजन देखते हैं इस एक्ट के। देखिए, सबसे पहली चीज, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका जो टर्म था उसको 1 साल से 4 साल कर दिया गया था। पहली चीज, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है वो 1 साल से कितना कर दिया गया था? 4 साल। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में यहाँ पर 1/4 ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपके रिटायर होंगे हर साल, जिससे कि ये किसी भी प्रकार का यहाँ पर करप्शन ना कर पाए, ठीक है, दे वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया कि भैया जो 1/4 आपके डायरेक्टर्स हैं, so they will get what? They will get
would retire every year. Okay, they would retire, ये रिटायर होंगे हर साल, जिससे कि करप्शन के चांसेस यहाँ पर कम रह सके. ओके, और एलिजिबल नहीं होंगे ये री इलेक्शन के लिए. दे वोंट बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आपने जितना भी मतलब जितने भी पेपर्स आपने अब तक यहाँ पर साइन किए, संधियां साइन करी होंगी, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपका जितने भी पेपर्स वगैरह हैं वो आप दोगे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेजरी को. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट को आप यहाँ पर सबमिट करोगे, क्योंकि अब यहाँ पर सारी चीजें आपकी एक रेगुलेटिंग फॉर्म में होंगी. आप यहाँ पर जितनी चीजें कर चुके थे, जितनी चीजें बिगाड़ चुके थे, वो आप बिगाड़ चुके हो. ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब जो डिपार्टमेंट है उसकी सुननी पड़ेगी. तो जितनी भी संधि आपने साइन करी है यहाँ पर, उस सारी संधियों के जो पेपर्स हैं, जो प्रूफ है, वो आपको यहाँ पर किसे देने पड़ेंगे? वो यहाँ पर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे. ओके, सो अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंसीज थी आपकी बॉम्बे और मद्रास की, ठीक है, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी का. ओके, तो आपकी जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं, इनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था. किसका? बंगाल प्रेसिडेंसी का. ये बन गई थी आपकी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी. ओके, चलिए, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बंगाल थी. अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बना दिए थे, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए थे, और इनका टेन्योर था 5 वर्ष. ठीक है, इनका टेन्योर कितना था? 5 वर्ष. 5 इयर्स का यहाँ पर आपको टेन्योर देखने को मिलता है. उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी थी 4 मेंबर्स की, जो कि असिस्ट करेगी गवर्नर जनरल को. तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे, और ये 4 मेंबर्स क्या करेंगे? ये करेंगे असिस्ट किसको? गवर्नर जनरल को. ओके, इसके बाद डिसीजन जो था काउंसिल में, जो डिसीजन यहाँ पर काउंसिल में होगा वो मेजॉरिटी के साथ होगा. और मान लीजिए कि अगर कभी भी यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उसमें टाई हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि 2 वोट इधर से 2 वोट इधर से, ठीक है, मेजॉरिटी में यहाँ पर आपका टाई हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल है, ओके, उस टाइम पर गवर्नर जनरल जो है वो अपना वोट देके इसको ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, अगर वो यहाँ इनके साथ आ गए तो ये 3 हो जाएगा, तो ये जो टाई है वो ब्रेक हो जाएगा. तो इस तरीके से आपके जो गवर्नर जनरल है उनका वोट जाएगा एज कास्टिंग वोट. उनका वोट यहाँ पर किस प्रकार से रखा जाएगा? एज कास्टिंग वोट. ओके, चलिए, अब उसके बाद गवर्नर जनरल यहाँ पर सुप्रीम बना दिए गए ओवर दी अदर प्रेसिडेंसीज, यानी कि जो बाकी के गवर्नर्स हैं, इन द मैटर ऑफ पीस एंड वॉर. और इसी से आप रिलेट कर सकते हो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो आपके यहाँ पर मराठास के साथ हुई थी, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग. तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो है इनको सुप्रीम बना दिया गया. क्या बना दिया गया? इनको सुप्रीम बना दिया गया. ओके, इनको सुप्रीम बना दिया गया, और इसके हिसाब से जो बाकी की प्रेसिडेंसीज हैं उनके ऊपर आ गए थे ये. तो जितने भी मैटर होंगे आपके पीस और वॉर के, तो उस टाइम पर ये यहाँ पर अपना डिसीजन मेक आउट कर सकते थे. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर में देखने को मिलेगा. ट्रीटी ऑफ पुरंदर को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रीवियस लेक्चर यहाँ पर देखने होंगे. जब हमने मराठास के बारे में कवर किया है, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर यहाँ पर आप लोग इसमें देख सकते हो. ओके, चलिए, तो एस्टैब्लिश किया था यहाँ पर. अब देखिए, यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट. ओके, जिसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कैलकाटा में. तो पहला सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपका कैलकाटा के अंदर आ गया था, जिसमें पहले चीफ जस्टिस थे आपके. ठीक है, एक चीफ जस्टिस है इनमें आपके. देयर वाज ओनली 1 चीफ जस्टिस, और यहाँ पर 3 जजेस थे. कितने? 3 जजेस थे. ओके, और सबसे पहले जो सीजीआई यानी कि जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे यहाँ पर? एलिजा इम्पे.
द फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज एलिजा एम्पे। ओके, इस चीज को यहाँ पर याद रखना, कल को अगर सवाल आता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए, अब लास्ट यहाँ पर प्रोविजन के बारे में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी ऑफिसर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कोई भी, जो भी जितने भी ऑफिसर हैं इसमें, वो ना तो कोई गिफ्ट लेंगे ना कोई कैश लेंगे किसी से भी, और प्राइवेट ट्रेड को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो कि यहाँ पर लिया गया। ओके, यहाँ पर कंप्लीटली प्राइवेट ट्रेड को कर दिया गया बंद, जो कि बहुत ही बेहतर डिसीजन था। चलिए, अब वापस से हम लोग यहाँ पर आएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारी चीजें यहाँ पर करी गई हैं। तो पहली चीज यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड आप लोगों को पता है, याद है सबको। ये सबसे पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के 1773 में, और टेन्योर कब तक रहा इनका? 1785। ठीक है, 1773 से 1785 तक इनका टेन्योर रहा, और इन्होंने आते ही डुअल सिस्टम को खत्म कर दिया था बंगाल के अंदर से, क्योंकि डुअल सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। ओके, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो एनुअल पेंशन चल रही थी नवाब की, वो भी खत्म कर दी थी, वो भी बंद कर दी थी। जो 26 लाख रुपए यहाँ पर नवाब की पेंशन जाती थी, उसको यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया था। ओके, चलिए, अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आगे की जो कहानी है वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। आई होप आज की जो क्लास है उसमें आपको चीजें समझ में आई हो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको समझना जरूरी था। और अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें देखेंगे उनके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर उनके द्वारा करी गई जितनी भी चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से बन जाते हैं। जितने पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर लिखवाती हूँ उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखिए। कल को जब भी आपको यहाँ पर कोई भी सवाल मिलेगा, मेंस का सवाल मिल गया और उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये इतने इजी हैं कि आप अपने दिमाग में इनको आसानी से बिठा सकते हो। ओके, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी के साथ आप लोग मॉडर्न इंडिया को पढ़िए मेरे साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, चलिए, सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और जितना भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।